हाँ जी, फिर से आपका स्वागत करते हैं तैयारी करो स्पेशल्स में। पिछले वीक स्पेशल की वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगेंगे। और आज के स्पेशल वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल ही डिस्कस करने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वीडियो होने वाली है हमारे लेटेस्ट बजट 2025 और 26 की। बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है कि ये बजट में क्या पढ़ा जाए कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएं। बहुत बड़ा कंपाइलेशन होता है, बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है बजट की। हम उन कंपाइलेशंस और वॉल्यूम्स की तरफ नहीं जाते हुए डायरेक्टली उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली बन सकते हैं एज अ क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी एग्जाम को देख रहे हो या किसी भी एग्जाम को देख रहे हो, ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करे अभी शुरू करते हैं हम हमारे बजट डिस्कशन को, जो कि है 2025 और 2026 का। देखते हैं इस बजट के अंदर ऐसा क्या है। तो हम सिर्फ हाइलाइट्स पे डिस्कस करेंगे और हाइलाइट्स को डिस्कस करके साथ साथ मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा जो हमारे एग्जाम के हिसाब से अच्छी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन इन सबको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चा, जब भी कोई आपसे बजट की बात करेगा, जब भी कोई आपसे बजट की बात करेगा, तो याद रखेंगे जो ये बजट शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं किया गया है। क्या मतलब है? हमने कभी भी अपने संविधान के अंदर बजट शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। तो हमने क्या किया है फिर? हमने बजट की जगह, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 112, उस आर्टिकल के तहत हमने क्या कहा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तात्पर्य है वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 आर्टिकल ये कहता है कि पूरा जो देश है, वो पूरे देश का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पूरे साल का, उसको ही हम एक तरीके से बजट कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 ये कहता है कि जो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया है भारत का, उससे कोई भी पैसा अगर बाहर निकालना होता है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट और या फिर भारतीय राष्ट्रपति से। तो इसी पूरे प्रोसेस में जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अब बजट तैयार होता है, बजट को लेके वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको आजकल एक रस्म बन चुकी है, प्रेसिडेंट उनको दही चीनी खिलाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है बजट को पेश करना। और 1 फरवरी को जाहिर तौर पे ये बजट पास किया जाता है और उसके बाद बजट पास का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच से होता है और उसी स्पीच के थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारा जो बजट है उसको पास किया जाता है। ठीक है जी। कुछ और तथ्य आपको याद रखने हैं हमारे बजट से लेके कि अब तक के जो मैंने कहा ना कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो क्या कहते हैं, स्पीच देती हैं बच्चों। तो जो स्पीच होता है, स्पीच सबसे ज्यादा समय तक देने वाली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन जी। आपको याद रखना है। ठीक है, सीतारमन जी वो हैं जिन्होंने अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो बजट पेश किया गया है वो 1991 का बजट पेश किया गया था, जब आपको पता है भारत देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। तब जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने अब तक के सबसे बड़े बजट को पेश करने की जिम्मेदारी अपने सर पे रखी थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे बजट के अंदर के इस साल का बजट किस लिए और कैसे कैसे लोगों के ऊपर राहत का काम करने वाला है। देखिए क्या कहते हैं, हमारे बजट का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को ही फाइनेंस मिनिस्टर ने 4-5 शब्दों से या 4-5 लाइनों से ही शुरू किया है। जैसे पहला है एक्सेलरेट ग्रोथ, इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इनोग्रेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स, इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। देखिए हमारा जो पूरा बजट है, इस बार हम जो बजट के अंदर किन किन चीजों पे विशेष तौर पे फोकस करने वाले हैं उसको दिखा रखा है कि यह बजट विकास को गति देने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को मजबूत करने, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत में जो मध्यम वर्ग है उनके खर्च की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लाया गया है। इट मींस जो हमारा बजट है उसका इंट्रोडक्शन ही इसी तरीके से किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो ये 2025-26 का बजट है उसका जो मेन थीम है ये कुछ ऐसे ही होने वाले हैं कि हम विकास को, ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। हम सिक्योर करेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट देश के अंदर हो, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लग जाएगा, जो हमारे अपलिफ्टमेंट, जो हमारे घरेलू भावनाएं हैं उनका विकास हो, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास इंडिया के अंदर है उनकी जो परचेजिंग पावर है, जो उनके पास
पैसा हो, ज्यादा टिके, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा कंजप्शन कर सके, ताकि देश की इकोनॉमी की एक्टिविटी आगे बढ़ती रहे। अब ये कैसे एसोसिएटेड होता है, इसके लिए थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको इकोनॉमिक्स की समझाऊंगा। अगर आप मान के चले तो देखो, एक एक पूरा एक चेन होता है, एक चेन के से सब जुड़े होते हैं, और जब तक ये चेन पूरी तरीके से नहीं खींची जाएगी तब तक इकोनॉमिकल ग्रोथ मुश्किल है देश के अंदर। देखो, अगर मैं कहता हूं कि आप जो इस समय वीडियो देख रहे हो, आप मान के चलो कि आप एक कंपनी के ओनर हैं या एक प्रोड्यूसर हैं। इकोनॉमी के अंदर से हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं कि आप एक उत्पादक हैं। अब उत्पादक का मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज चाहिए होंगी। अच्छा, प्रोड्यूस आप कब करोगे? प्रोड्यूस आप तभी करोगे जब आपको लगता है कि मार्केट के अंदर इस चीज की डिमांड है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई चीज डिमांड में रखी गई है, तो आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज को चलाओगे। अब डिमांड कब होती है? डिमांड तब होती है जब हम जैसे कुछ लोगों के पास, या भारत की अधिकतर जनता के पास क्या होगा, भारत की अधिकतर जनता के पास इनकम होगी, मतलब पैसा होगा। जब भारतीय जनता के पास पैसा होगा तभी वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और जब डिमांड होगी तो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए भाई प्रोड्यूसर अपनी कंपनी भी चलाएगा। और अगर डिमांड ही नहीं होगी तो इसका मतलब वो चीज नहीं चलेगी। तो कुल मिला के जो हमारा जो बजट है, उसमें ये जो लास्ट वाइड है, जो मिडिल वर्ग, जो हमारा मिडिल क्लास, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है इंडिया के अंदर, उसके लिए क्या करना है, उसके हाथों में हमें स्पेंडिंग पावर और देनी है। मतलब उसके हाथों में हमें और पैसा देना है, ताकि क्या हो सके कि वो मिडिल क्लास इंसान डिमांड कर सके। जब वो डिमांड करेगा तभी प्रोड्यूसर कुछ चीज बनाएगा। अब प्रोड्यूसर जब कोई चीज बनाएगा तो बनाने के लिए उससे क्या, कोई ना कोई लेबर तो चाहिए होगी ना। तो ये लेबर कहां से आएगी? लेबर हम में से ही कोई एक होगा जो जाके वहां पे काम करेगा। इट मींस क्या है, पूरा एक चेन सिस्टम है। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक प्रोड्यूसर अपनी कंपनी नहीं चलाएगा, जब तक कंपनी चलाएगा तब तक उसे रोजगार नहीं दे पाएगा। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज से हमारे बजट की शुरुआत करी है। अब आपको ये बात समझ आ गई? अगर आप कोई ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आंसर राइटिंग का काम आ रहा है, आंसर राइटिंग इज द ऑप्शन, तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। और बाकी नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है बात को समझना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या बातें हैं हमारे बजट के अंदर। अब देखो, हमारे बजट का थीम क्या रखा गया है, सबका विकास। ये एग्जाम में देखो, जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, उसके अंदर आपको याद रखना है, जो पर डे एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये रखा है सबका विकास। अब सबका विकास क्या है, ये हमारे बजट की थीम है। थीम कैसे है, क्या बात कर रहे हैं? देखो, सीतारमन जी ने ये कहा कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है, वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और जब से तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से अगर एक है, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि इस इकोनॉमी के हिस्सा जो भी हैं उन सबका डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो। ये हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर अपनी थीम को रखा है। अब ये सबका विकास कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, उससे पहले सीतारमन जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, और ये लाइन आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए भी। क्या है? एक बहुत विख्यात तेलुगु कवि हैं, उनका नाम है, अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कहा है, देखो ये नाम है उनका, गुरजादा अप्पा राव। तो गुरजादा अप्पा राव ने, सीतारमन जी ने कहा कि गुरजादा अप्पा राव ने एक लाइन बोली थी, उस लाइन का मतलब है देश मनते मिट्टी, ठीक है, कदोई देश मनते, ठीक है, मनुष्यलोई। अब इसका मतलब क्या है कि देश, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है, एक देश उसके लोग हैं। अब देखो, अब थीम से जोड़ना शुरू करोगे इसको तो आपको बात समझ आएगी कि सबका विकास की बात हो रही है। और सबके विकास के बात की तरीका एक ही है कि अगर देश को आपको विकसित करना है तो सिर्फ देश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिट्टी है, देश का मतलब वो उसके लोग हैं। तो इसे इंग्लिश में भी लिखा क्या गया है कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। सो इसका मतलब क्या है कि जो भारत देश की हम बात कर रहे हैं और सबके विकास की बात कर रहे हैं, उस सबके विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिट्टी ही बढ़ती है, मिट्टी को ही देश मान के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ के हर तरह के लोगों की भी बात करनी पड़ेगी। ये बात इन्होंने कही है इसके अंदर, तो आपको ये बात भी समझनी है। ये लाइन आप एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हैं, और या फिर इस पोएट का नाम आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो भाई गुरजादा अप्पा राव हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, तमिल हैं, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। अब जो मैंने क्या कहा कि थीम है, अब ये हमने कहा कि देश एक मिट्टी नहीं, क्या है, वहां के लोग हैं। अब उनके लिए हमें क्या करना है, देखो, जीरो पॉवर्टी, बिल्कुल शून्य गरीबी,
ये पहला उद्देश्य रखा गया है भाई। उसके बाद दूसरा क्या है, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। हाँ भाई, 100% हम अच्छे विद्यालयों या फिर शिक्षा का क्या करेंगे बेटा, बढ़ावा करेंगे। आगे, एक्सेस टू दी हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। मतलब हाँ, हेल्थ केयर पे बात हो रही है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी थीम याद रखें, पॉवर्टी पे बात होगी, एजुकेशन पे बात हो रही है, हेल्थ केयर पे बात हो रही है। 100% स्किल्ड लेबर की बात हो रही है विद द मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब हम बात कर रहे हैं सार्थक रोजगार, 100% ताकि कुशल श्रमिक हो सके देश में। 70% वुमेन इन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कम से कम 70% जो महिलाएं हैं वो आर्थिक गतिविधियों में योगदान देंगी। फार्मर मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारे किसान भाई हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हमें खाद्यान्न की या खानों की टोकरी के तौर पे बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम इस बार का जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो उद्देश्य इन तरीके से हम करेंगे, जीरो पॉवर्टी, अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा आपको, ठीक है जी, एक मीनिंगफुल लाइफ रहेगी, आपका रोजगार अच्छा होगा, ठीक है, 70% महिलाएं जो हैं वो काम करेंगी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर, और फार्मर के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ के अगले पॉइंट देखते हैं। अब इसके साथ साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ और शब्दों का यूज किया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये बजट अधिकतर 10 क्षेत्रों पे फोकस करने वाला है। दिस बजट इज गोइंग टू फोकस ऑन 10 ब्रॉड एरियाज, जिसमें से अगर हम बात करेंगे, उन्होंने कुछ कीवर्ड्स बोले थे, जैसे गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अगर ये सारी बात अगर आप ढंग से देखोगे, जो ये हमने थीम पीछे देखी है, इन थीम के अंदर गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। गरीब से मतलब गरीबी खत्म करने की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, किसानों के विकास की बात हो रही है, और आर्थिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में 70% महिलाओं की भूमिका भी जारी होगी, ये बात कही गई है। और ये 10 चीजें क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी पे काम किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो गांव के क्षेत्र हैं उनको में डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होगा। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, सबका सतत विकास और समन्वय विकास होगा, सबका एक साथ विकास होगा। हम एमएसएमई सेक्टर पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे ताकि मेक इन इंडिया हो सके, आपको पता है ये थीम हमारे सरकार की हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, जनता में, अर्थव्यवस्था में और नए उसमें अनुसंधानों में ही क्या निवेश किया जाएगा। एनर्जी पे ध्यान दिया जाएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा और इनोवेशन को बढ़ावा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिन पे हम ध्यान देने वाले हैं इन 10 क्षेत्रों पे, तो याद रखेंगे। अगला, अब ये जो डेटा है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो इस पर आपको फोकस रखना है। क्या कह रहा है कि इस देखो बजट की जो एस्टिमेट है, जो हमारा बजट अनुमान है 2025-26 का, वो क्या है उसे देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि द टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट 34.96 लाख करोड़ एंड 50.6 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द, इसको समझेंगे। उधारियों और कुल व्यय के अलावा कुल प्राप्तियां हमारी इतनी हैं और इतना करोड़ अनुमानित है हम जो खर्चा कर रहेंगे। तो इस बार जो हमारा बजट है, उस बजट के अंदर हम कुल खर्चा करने वाले हैं 50,65 करोड़ का, ये हमारा एस्टिमेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि टोटल नेट टैक्स रिसिप्ट जो है हमारे पास इतना आया है। टैक्स रिसिप्ट का मतलब हमने जो टैक्स से पैसा कमाया है वो कितना है, 28.37, ठीक है जी। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा हमारा जो है हमारे बजट का 4.4% है, एग्जाम में याद रखेंगे। द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग आर एस्टिमेट 14.82 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है, सकल बाजार उधारी जो है हमारे पास वो है 14.82 करोड़। और उसके बाद जो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं वो 11.21 लाख करोड़ रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। हमारे जीडीपी का 3.1% एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एस्टिमेट आप याद रखना है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो आप बात करते हो कभी कभी 1 रुपए आए 1 रुपए, तो सरकार ये समझो कि सरकार के पास 1 रुपए कहाँ से आता है और वो 1 रुपए जाता कहाँ पे है। तो ध्यान रखेंगे, सरकार जो 1 रुपए कमाती है वो इन क्षेत्रों से कमाती है। जैसे कि अगर आप ध्यान से शब्दों पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सरकार 1 रुपए कमाती है बोरोइंग से, इसका मतलब अधिकतर पैसा हम उधारी से कमा रहे हैं,
ठीक है जी। उसके बाद जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनसे पैसा कमा रहे हैं हम। ठीक है, जो कस्टम का पैसा है उससे। इसका मतलब अगर आप 1 रुपए को देखोगे तो 1 रुपए में सारा एस्टिमेट दे रखा है कि सारा जो 1 रुपए है वो आता कहाँ कहाँ है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स डेबिट, कैपिटल रिसिप्ट, मतलब इन सब जगहों से हमारा जो 1 रुपए है वो बन के तैयार होता है। अच्छा, अब ये 1 रुपए आ तो कई सारे जगह से रहा है, लेकिन जा कहाँ पे रहा है? 8 पैसा सरकार खर्च करती है पर हर 1 रुपए का, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, मतलब जो पूरी तरीके से केंद्र की स्कीम होती है। 16 पैसा का सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम, ऐसी स्कीम है जो पूरी तरीके से सेंटर की है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड का मतलब इसको स्पॉन्सरशिप वो कर रहा है, सेंटर कर रहा है। 20 पैसा खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे, बहुत खतरनाक बात है। हम उधारी कब चुका रहे हैं। उसके बाद डिफेंस पे 8 पैसा, सब्सिडीज पे 6 पैसा, फाइनेंस कमीशन अदर जगहों से हमारे पास 8 पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, जो टैक्स है उसकी ड्यूटीज है उस पे और पेंशन पे 4 पैसा। इसका मतलब जो सरकार है वो 1 रुपए कमाती कहीं कई स्थानों से हो, और उनको पास जो 1 रुपए देना होता है या 1 रुपए की वैल्यू जितनी बनती है वो खर्चा कहाँ का कर रही है, तो ये उनका पूरा एस्टिमेशन होता है कि यहाँ सरकार खर्चा कर रही है। सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, जो राज्यों को केंद्र पैसा देती है उसमें 22 पैसा लगा रहा है। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने यहाँ उधारी ली है ना, देखो यहाँ से 24 पैसा तो उधार आ रहा है, तो इसका मतलब इस उधारी का जो पैसा है इसको रिटर्न भी करना होगा, तो इसके बदले जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसमें अधिकतर हमारा पैसा जा रहा है 20 पैसा। तो इसका मतलब सरकार के ऊपर कर्ज है और हम बहुत ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगा दे रहे हैं। इसके साथ आपको एक बात समझनी है, ठीक है, कि अब सरकार इस बार जो पूरा हमने एस्टिमेट लगाया है कि 50,65,345 करोड़ रुपए जो हम खर्च करने वाले हैं, ये टोटल एस्टिमेट है। अब हम ये कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, आपको सारी बातें तो याद नहीं रखनी, लेकिन हाँ आप कुछ अधिकतर चीजों पे ध्यान दो कि इंटरेस्ट पेमेंट पे अधिकतर पैसा जाएगा। ठीक है जी, 12,76,338 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। ट्रांसपोर्टेशन पे 5,48,000 खर्च होने वाला है, करोड़ में है ये सारा। डिफेंस के लिए हम करीबन करीबन 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ठीक है जी, पेंशन या फिर ग्रामीण विकास के लिए इतना खर्च होने वाला है, एग्रीकल्चर के लिए इतना, शिक्षा पर इतना, हेल्थ पे इतना। आपको याद रखना है कि जिन क्षेत्रों पे, और ये जो इसरो वगैरह को पैसे मिलते हैं उन पे हम 55,669 रुपए खर्च करने वाले हैं। आईटी पे अधिक पैसा खर्च हो रहा है, आप देख सकते हैं। एनर्जी पे थोड़ा कम है, फाइनेंस पे अच्छा खासा पैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा चार्ट आपको ये दिखाएगा कि सरकार अपना अधिकतर पैसा कहाँ खर्च कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट तो चलो ठीक है वो देना ही है हमको। दूसरी प्रायोरिटी पे डिफेंस है, सब्सिडीज में अच्छा खासा पैसा रहा है सरकार का पेंशन में बहुत पैसा खर्च हो जा रहा है, ध्यान देखेंगे। फिर ग्रामीण विकास आता है, मतलब पेंशन से ज्यादा पैसा, मतलब ग्रामीण में जो पैसा लगता है उससे ज्यादा पैसा सरकार को पेंशन में देना पड़ रहा है उन लोगों को जो सरकारी नौकरी करके हट चुके हैं। तो ये बहुत चिंता वाली बात भी रहती है एक तरीके से। ग्रामीण विकास होगा तभी सबका विकास होगा, तो ये भी ज्यादा ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां को पैसा जा रहा है और कितना सरकार का एस्टिमेटेड प्लान है। ठीक, अब उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात थी आप लोगों के मन में कि भाई जो टैक्स है, अब हम एक मिडिल क्लास इंसान को कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना नहीं देना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन किया गया है, और ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस ये कहती हैं कि जो भैया 8 से लेके 12 लाख, जो इंसान 12 लाख रुपए तक इनकम कमा रहा है वो टैक्स से फ्री है इस बार, ऐसा आपने सुना है। अच्छा, सही मायने में वो फ्री है या नहीं है, इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। देखो, अब अगर आप देखो यहाँ 5% लगा हुआ है, यहाँ 10% लगा हुआ है, यहाँ 15% लगा हुआ, पहले उसको समझ लिया जाए। देखिए, सरकार कह रही है कि 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो आपको देना पड़ता है 5% का टैक्स। तो मान के चलते हैं कि 4 से यहाँ भी 4, देखो अगर आपसे 4-4 लाख का गैप है इसमें, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई 4 लाख रुपए जो है ये है 4 लाख रुपए जो है, और 4 लाख रुपए का जो अगर 5% कोई पूछता है तो आप कह सकते हो कि अनुमानित तौर पे वो 20,000 रुपए जो होगा वो उसका एक तरीके से क्या बन जाता है, 5% बन जाएगा। ठीक है जी, वो 4 से 8 के बीच में है बेटा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 8 से 12 के बीच में फिर क्या हो जा रहा है, फिर 10% का टैक्स लग जा रहा है, मतलब फिर 4 लाख पे 10% का टैक्स लग रहा है। यहाँ 5% था 4 लाख का, तो हम कह सकते हैं 20, यहाँ अब कहते हैं 10% है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 40,000 का टैक्स। अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रही बात, पहले एक बार ध्यान समझने, ये टैक्स कैलकुलेट कैसे हो रहा है देखो ध्यान से। सरकार क्या कह रही है कि 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है,
लेकिन अगर आप 4 से 8 लाख के बीच में होते हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब 4 लाख तो फ्री है, अब 4 से 8 के बीच में 4 लाख है, उस 4 लाख का अगर 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ 20%। अब उसके बाद अगला अगेन 8 से लेके 12 फिर 4 लाख का गैप है। अब फिर 4 लाख के गैप पे अगले 4 लाख जो आपके पास हैं, क्या कह रहा हूं ध्यान समझे। आसान भाषा में सरकार ने कहा 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 के बीच में अगर आपका इनकम है लाख में तो आपको 5% का टैक्स देना है। अब अगर आप आम भाषा में देखेंगे तो 4 से 8 के बीच में कितना लाख है भाई, 4 ही तो है, मतलब इस 4 पे आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन 4 से 8 तक आते थे 4 लाख रुपए की इनकम है, इस 4 लाख रुपए को एक्स्ट्रा मान के चलो तो इस पे सरकार ने कहा कि आपको 5% का टैक्स देना है। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। बात समझना, 20,000 ये हो गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद सरकार ने कहा 8 से लेके 12 लाख के बीच में, अब आप देखोगे फिर 4 लाख रुपए बढ़े हैं आपकी सैलरी में, पहले 4 से फिर 8 से 12 हो गए। इस पे सरकार ने कहा कि आपको 10% का टैक्स देना है, मतलब सरकार ने कहा आपको 40,000 देना है। ये बात भी समझ आ गई। अब उसने कहा कि 12 लाख से अगर आप आपकी सैलरी ऊपर है तो आपको 15% का टैक्स देना है। तो हमें 12 तक की बात करनी है, तो अगर आप यहां से यहां कैलकुलेट करोगे तो कुल मिला के आपको जो टैक्सेबल इनकम बन जाती है वो 60,000 की बन जाती है। अगर आपकी इनकम कितनी आ रही है, अगर आपकी इनकम इस स्लैब में हो तो आपको 20,000 का टैक्स देना है, इस स्लैब में हो तो आपको देना है 40,000 का टैक्स। अब दोनों को अगर आप इस स्लैब में दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको जो टैक्सेबल आपको अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60,000 का बन रहा है। अब सरकार ने क्या बोला कि अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो हम इससे ठीक है, लेकिन सरकार ने कहा कि हम आपको 60,000 का क्या देंगे, रिबेट देंगे। क्या देंगे आपको, रिबेट देंगे। और रिबेट का मतलब है हम आपको 60,000 तक की छूट देंगे। इसका मतलब आपको टैक्स नहीं देना। उसके साथ सरकार ने कहा कि जो भी सैलरीड व्यक्ति हैं उनको हम 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे ताकि वो अपने टैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है, जो एसडी है इसका मैं समझेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये है बच्चा कि आम भाषा में जो आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना है, आप पे ईएमआई चल रही है, ठीक है, आपका रेंट चल रहा है फॉर एग्जांपल, या आपका जो कन्वेंस लगता है ऑफिस जाने में ऑफिस आने में, वो आपका एक्सेस है जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, वो सरकार आपको 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा वो देगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी आपके टैक्स पे। तभी आप क्या सुन रहे हो कि जो 12 लाख तक लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना। एक्चुअल में टैक्स है, एक्चुअल में टैक्स तो है ही, लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है, रिबेट दे दिया, इससे आपको छूट मिल गई। ऊपर सरकार ने ये बोला कि भाई हम आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे। इसका मतलब 75,000 रुपए का हम आपको छूट और देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके टैक्स कैलकुलेट किस पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 12 लाख तक पे हैं और 12 लाख में से सरकार ने कहा है कि हम आपको 75,000 का छूट देंगे, तो माइनस कर दोगे आप बेटा 75,000, इसमें सरकार इसको काट देगी, डिडक्शन कर देगी। तो आप क्या देखोगे, सही मायने में आप 11 पॉइंट के आसपास पहुंचे हो, 11-25 के आसपास पहुंचे हो, तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा 11-25 से होगा, क्योंकि 75,000 की सरकार ने पहले छूट दे रखी है। इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सही मायने में जो सरकार है वो आपको, अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। एक्चुअल में टैक्स है, लेकिन सरकार रिबेट दे रही है, इस रिबेट की वजह से आपको टैक्स नहीं देना। तो अब सरकार ने क्या किया, आपके इस तरह के यहां तक अगर आप आते हो तो अब सरकार ने आपके कार्यभार को, अपने टैक्स के भार को अपने ऊपर रख लिया है। हालांकि इससे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार इससे करीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा महसूस करेगी इस साल। ये होना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी समझ लीजिएगा। देखो सरकार ने कहा है कि हम एमएसएमई पे ध्यान देंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, जो लघु उद्योग होते हैं, सरकार ने कहा हम उस पे ध्यान देंगे। और जो एमएसएमई पे ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या किया है, एमएसएमई की परिभाषा को चेंज कर दिया है। देखो पहले क्या था, अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई व्यक्ति अपने छोटे उद्योग में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और उसका टर्नओवर जो है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ये है, टर्नओवर ये है, और उसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ होता है तो उसको हम माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो एंटरप्राइज कहते थे। फिर उसके बाद स्मॉल वो होती थी जिसमें उसने 10 करोड़ रुपए लगाया है और उसको फायदा टर्नओवर हो रहा है उसका 50 करोड़ का। और मीडियम में क्या था, अगर उसने इन्वेस्ट 50 करोड़ किया है और उसको टर्नओवर आ रहा है 250 करोड़ का, तब उसको हम कहते थे मीडियम एंटरप्राइजेस। सरकार ने अब परिभाषा बदल दी है, उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का होगा तो उसको माइक्रो बोलेंगे, और टर्नओवर अगर 10 करोड़ का होगा तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे। स्मॉल तब होगी जब 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 100 करोड़ तक की उसका टर्नओवर होगा।
और मीडियम होगा 125 करोड़ रुपए क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा और 500 करोड़ कमाएगा। इसका मतलब अब अगर कोई कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है तो सरकार उसको मीडियम एंटरप्राइज मानेगी। किसी कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तो उसको स्मॉल मानेगी। किसी कंपनी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ है तो उसको वो माइक्रो मानेगी। सरकार ने इस परिभाषा को भी चेंज कर दिया है। अब देखो सरकार ने और कई मुद्दों पे, यहाँ पे कई और मुद्दों पर डिस्कशन करना है आपको, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये वो सारी बातें जिस पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा आपको बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है तो भाई पीआईबी नाम का एक सोर्स है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। उनकी पीडीएफ आती है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, बजट हाईलाइट करके होगा, उसको आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ें। अदरवाइज मैं कमेंट में उसको लिंक लगा दूंगा ताकि आप कमेंट से उसको फॉलो अप कर सकें और बजट को पढ़ लें एक बार, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई किस तरीके से पूरा गवर्नमेंट का अपना खुद का प्लान है अपकमिंग 1 ईयर के अंदर। तो आज के स्पेशल में इतना ही, मिलते हैं अगले स्पेशल में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।